दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोगों को 22 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, तो उसका हम सारा बुक अभी तुरंत ख़त्म कर देते हैं। 1 घंटा के अंदर टोटल बुक ख़त्म कर देते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव चाहे फर्स्ट सीटिंग हो सेकेंड सीटिंग हो इसी से आएगा, एकदम फिक्स कर दिए, ठीक है ना। तो तुम लोग देखना, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे आएगा तो आएगा। उसके बाद तुम लोग को जो है फिर दूसरा वीडियो लेकर आएंगे ग्रामर वाला, क्योंकि ग्रामर भी लगभग 40 नंबर पूछ देता है, ठीक है ना। तो ग्रामर का लेकर आएंगे और उस ग्रामर ऐसे तो ग्रामर का वीडियो मेरा अपलोड है, ठीक है ना। उसमें समझा के कि वीडियो में पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव वी जो करवा के ग्रामर समझैले हैं, तो वो भी देख सकता है तुम लोग। ऐसे ग्रामर का भी वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। और वीवीआई सब्जेक्टिव जो है, जो आने वाला है, वो हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे, तुम लोग देख लेना है, ठीक है। चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग शेयर जरूर कर देना, कोई एजुकेशन ग्रुप में जुटा हुआ तो उसमें ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में, जो क्लास 10th में जा रहा है उसको भी बताना तुम लोग को। इसमें 9, 10, 11, 12 सबका पढ़ाई होता है, ठीक है। चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को देखो, यहाँ पर सब क्वेश्चन हमने कराएंगे, जो खाली इंपॉर्टेंट रहेगा वो कराएंगे। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिर्फ रहेगा वही कराएंगे। और श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है, पहले याद रखो, भीमराव अम्बेडकर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, क्योंकि संविधान निर्माता है और इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। इसका पुस्तक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, इसका पुस्तक का भी सब नाम देखेंगे, ठीक है। तो सब देखो, तो चलो हम बता देते हैं थोड़ा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन लिखा है, तो देखो हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो हम डिस्कशन कराएंगे, जो अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको भी तो आप लोग को ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा, ठीक है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। उसके बाद श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या, निबंध है, कहानी है, ललित रचना है, ललित निबंध है, क्या है। तो ये याद रखना, ये निबंध है, क्या है, निबंध है। लेकिन श्रम विभाजन जाति प्रथा ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो लिखा है, इसको लिखा है कैसे, तो इसको लिखा है वो इंग्लिश में। तो इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो इसका हिंदी अनुवाद किया था कौन, तो इसका हिंदी अनुवाद किया था ललाई सिंह यादव, याद रखना, ललाई सिंह यादव। अब थोड़ा भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। भीमराव अम्बेडकर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जो बता रहे हैं उसको आप लोग को एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। पूछता है कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश, याद रखना, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। और याद रखने से कुछ पुस्तक का नाम बता देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम इसका आता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछेगा द कास्ट इन इंडिया, तुम्हारा कास्ट जैसे लगा रहेगा, ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कास्ट तुम लोग को मिल जाए बुक में तो मार देना तुरंत बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। तो कास्ट के बारे में, ठीक है, इंग्लिश पुस्तक मिलेगा तो यही लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही लिखा है, ठीक है। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसने लिखा, तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, ठीक है। फिर एक पुस्तक पूछता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, क्या पूछता है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसने लिखा, तो यही लिखे हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने, ठीक है। फिर द अनटचेबल, जो बता रहे हैं पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं, जो लेखक का पुस्तक इंपॉर्टेंट रहेगा उसका बताएंगे हम, ठीक है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो द अनटचेबल किसने लिखा, तो यही लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ द वुमेन, क्या बोल रहे हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसने लिखा, तो भीमराव अम्बेडकर। और एक पुस्तक और याद रखो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा, तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, ठीक है ना। हु आर शुद्राज, हु आर दे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज्म धम्मा, सब यही लिखे हैं, ठीक है। तो इसका हम सब इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहे हैं सारा इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। जिस लेखक का किताब का नाम पूछता है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताते हैं, ठीक है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, बता चुके हैं, भीमराव अम्बेडकर है। ये क्या था, एक निबंध था जो इंग्लिश में लिखा गया था। इसका अनुवाद किसने किया था, ललाई सिंह यादव ने किया था। आदर्श समाज अपने स्वतंत्रता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, या कि युक्ति किसका है, तो ये भीमराव अम्बेडकर है। कि आदर्श समाज जो होता है वो उच्च नीच नहीं मानता है, वो किस पर आधारित होता है, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे जो परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। लास्ट तक देख लो, तुम लोग को कोई दिक्कत ना होगा। तुम लोग वायरल फैलल के क्वेश्चन में रहता है वो सब आता ना है, इससे आना फिक्स है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। यानी एक नीचा जाति था, तो उसी के लड़ने के लिए आवाज उठाया था ही, और लास्ट में जाकर संविधान लिख दिया था। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुसार समाजवादी व्यवस्था, यानी वैसा व्यवस्था जहाँ पर समाज के हर लोग बराबर हो, तो समाजवादी व्यवस्था हो जाएगा। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो सिंपल बात है, जाति प्रथा। जाति के बारे में इससे पूरा डिटेल से बताया गया, जाति के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मान लेना श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है ना।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ तो बताए थे महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 हम बार बार इसलिए बोले कि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है। और परीक्षा के खोपड़ी में जाकर हम डायरेक्ट छेद कर देना है, ठीक है ना। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? सिंपल बात है, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा होगा। सिंपल बात है, क्योंकि जाति के बारे में, बेरोजगारी के बारे में इसमें पूरा कहानी लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट है आधुनिक सभ्य समाज। तुम लोग वायरल क्वेश्चन के फेराम रहते हैं। वायरल क्वेश्चन नहीं, जो बता रहे हैं ये सब आना है तो आना है, ठीक है। तो वायरल क्वेश्चन, हाँ ये आ गया, यही आएगा, क्वेश्चन आउट हो गया, तुम लोग इस चक्कर में रहता है, बर्बाद कर लेता है। ये वाला जो हम बता रहे हैं ये देख लो, ठीक है ना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अगला है आधुनिक सभ्य समाज। क्या बोल रहा है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानते हैं? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक मानते हैं कायल कुशलता के लिए। किसके लिए मानते हैं? कायल कुशलता के लिए। अगला है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये श्रमिक विभाजन भी करता था, यानी मजदूर को भी विभाजन कर देता है कि लोहार लोहार के काम करेगा, बढ़ई तो बढ़ई काम करेगा, सोनार सोनार के काम करेगा, ब्राह्मण ने पूजा पाठ कराने काम करेगा। इस प्रकार श्रमिक का भी विभाजन कर देता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब उसके किस भाषण का संपादित है? यानी ये जो लिया गया है कौन भाषण से छोटा सा अंश लिया गया? तो याद रखना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों पुस्तक जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज, और ठीक है, ये सब सभी जो है लिखा गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। तो इससे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था देख लिया। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला चैप्टर में। चलो सेकेंड चैप्टर में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। 20 के दांत। तो देखो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। फिर पूछता है कि 20 के दांत है क्या? तो यह एक कहानी है। यह क्या है? कहानी है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? तो मदन है, सेन साहब है, खोखा है, गिरधर है। मदन जो है गिरधर का बेटा होता है, खोखा जो है सेन साहब का बेटा होता है, ठीक है ना। और आप बता देते हैं लेखक के बारे में थोड़ा। लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म याद रखना, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916। 1816 तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट। पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में इसका जन्म हुआ था। और इसका पिता का नाम था रामावतार और मथी, माता का नाम था रत्नावती। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो बता चुके नलिन बिलोचन शर्मा है। इसका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। इसमें सीमा, रजनी, आलो, सफारी, आरती, पांचों किसकी बहनें थी? तो पांचों सेन साहब के बेटी थी। और ये पांचों बहन था खोखा की। खोखा का नाम, खोखा को नहीं, बंगाल में जो है बेटा को खोखा कहा जाता है, लेकिन खोखा का ओरिजिनल नाम क्या था? कासू था, ठीक है ना। तो याद रखना, कभी कोई डायरेक्ट पूछ देता है सीमा, रजनी, आलो, सफारी, आरती। सीमा, रजनी, आलो, सफारी, आरती किसकी बनी थी? खोखा की। किसकी बेटी थी? सेन साहब की, ठीक है ना। अगला क्या है? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? सेन साहब ये खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता था, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में इंजीनियर और बिजनेसमैन दोनों दे देगा, तो दोनों मारना है, ए और बी दोनों, ठीक है ना। तो इंजीनियर है तो इंजीनियर मारो, ठीक है ना। सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार 60,500 की। कितना था? 60,500। अभी 60,500 में ना होगा, अभी 60,500 में साइकिल होता है। बहुत पुराना कहानी है, ठीक है ना। नहीं कि तुम 60,500 लेके चल जाना खरीदने। सेन साहब का आखिर तारा कौन था? उसका बेटा था। बेटा कौन था? खोखा। खोखी नहीं था, उसका बेटी नहीं था, ठीक है ना, खोखा था। ये अपना बेटा को सोचा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पगलबाज टोट फोड़ कर रहा है, कर रहा है पगला जैसा। मोटर का कोई खतरा हो सकता था किससे? सिंपल सिंपल बात है, उसका बेटा यानी खोखा से हो सकता था, ठीक है ना। और मदन गिरधर का बेटा था जो उसका दांता तोड़ देगा, 20 के दांत, ठीक है ना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? बता चुका 18 फरवरी 1916 में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था, बता चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, खाली इंपॉर्टेंट जो है वही देख रहे हैं यार। क्वेश्चन आना है तो आना है, एकदम लास्ट तक आप लोग देख लो, ठीक है ना। खोखा के दांत किसने तोड़ा? तुम लोग को सब क्लासे में याद करा देंगे। तो सिंपल बताए थे मदन ने तोड़ा था। जब लट्टू ने चाने गया था, मदन मारा, मुखवा से मुख का दांत टूट गया था। मदन किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था, ठीक है ना। और इस कहानी में नायक कौन था? हीरो कौन था? तो मदन ने था। 20 के दांत पाठ का विद्या है, तो बता चुके कहानी है। क्या है? ये एक कहानी है, ठीक है ना। अगला महर और झोपड़ी वाले की लड़ाई में डायरेक्ट इस तरह लिख देता है, बोलता है कौन सा पाठ से लिया गया है, कौन सा कहानी से लिया गया। तो 20 के दांत से लिया गया है, ठीक है ना। तो महर और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महर वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे बार झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ से उगती है? तो ये लिया गया किससे? तो ये लिया गया 20 के दांत से, ठीक है ना। लेकिन ई वाला भी लिख देता है कि ऐसे ही लड़के चल के आगे चोर डाकू बनता है। देखो नीचे लिखा हुआ है ना। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। खोखा जो बदमाशी करता था, बोलता था मेरा बेटा तो इंजीनियर में गुण दिख रहा है, इससे तो इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनते हैं। मदन के बारे में बोल रहा है। यह उन पर कहानी किस पात्र द्वारा कही गई है? तो ये 20 के दांत के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा था? सेन साहब के द्वारा कहा गया। किसको कहा गया? तो मदन को कहा गया है। मदन किसका बेटा था? गिरधर का बेटा था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करता है? इसमें कहता है मध्य वर्ग का, यानी मदन जो है, गिरधर जो था वो मध्य वर्ग में आता था। तो चलो इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मदन ने किसका दांत तोड़ा था? कासू का तोड़ा था। कितना दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ दिया था, ठीक है। तो चलो ये इंपॉर्टेंट है। कौवा के जमात में कौन शामिल होने के लिए आ गया? तो वही बताया था, खोखा यानी हंस इसमें बोला गया। खोखा को हंस बोला गया, अब मदन को कौवा बोला गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे, ठीक है ना, और जो परीक्षा में नाम आएगा, ठीक है। अगला क्या है?
अगला पहुंच जाओ, भारत से हम क्या सीखें। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पहले लेखक के बारे में बताते हैं इसके बारे में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेखक है। भारत से हम क्या सीखा, किसने लिखा, तो लिखा मैक्स मूलर। कौन लिखा है, तो भारत से हम क्या सीखें, इसे ये लिखा है कौन, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक्स मैक्स मूलर था, ठीक है ना। और पूछता है इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था जर्मनी के डेसाऊ नगर में। याद रखो, जो किसके बारे में पहले बता रहे हो ध्यान रखो, डायरेक्ट पूछ देता है। तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कहाँ हुआ, डेसाऊ नगर में, डेसाऊ नगर में, ठीक है ना। और इसका पिता का नाम था विल्हेम मूलर। इसका नाम था, मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और इसका पिता का नाम था विल्हेम मूलर, ठीक है ना। इसका जन्म कब कहाँ हुआ, जर्मनी के डेसाऊ नगर में। कब हुआ, 6 दिसंबर 1823, 6 दिसंबर 1823 में हुआ था, ठीक है। इसका जन्म हुआ था। और जब मैक्स मूलर 4 वर्ष का था तो इसका पिता का जो है मृत्यु हो गया था। पूछेगा बताओ मैक्स मूलर के पिता का मृत्यु कब हो गया था, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष का था तो इनका पिता का क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। और इसके विदुषा से प्रभावित होकर, यानी इसका विद्वान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहा है। पूछेगा वेदांतियों का वेदांत किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। किससे कहा, तो मैक्स मूलर को कहा, ठीक है ना। ये भी याद रखना। और ये जो है कंठ और कर्ण नामक उपनिषद, कंठ और कर्ण नामक उपनिषद को हिंदी संस्कृत से जर्मनी में अनुवाद भी किया था। और मैक्स मूलर का एक ठो पुस्तक था, उसका भी यह अनुवाद किया था। कालिदास का पुस्तक था मेघदूतम, उसका भी यह जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। बस इसके बारे में इतना जो बताए थे याद रखना, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। प्लेटो और कांटो थे, तो प्लेटो और कांटो एक महान दार्शनिक थे, ठीक है। कौन बोला था, मैक्स मूलर बोला था, ठीक है। अगला, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो बता चुके यह एक भाषण है। क्या है, यह एक भाषण है, याद रखना। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। तुम लोग वायरल क्वेश्चन के फिर हम नहीं रहो, जो बता रहे हैं हम आएगा तो आएगा। तुम लोग कहीं देखता है कि हाँ ये क्वेश्चन, हाँ ये आ गया, आउट हो गया, यही आएगा, एकदम आना फिक्स है, इसलिए देता तुम लोग उसी के फिर हम रह जाता है, ठीक है ना। तुम लोग जो बता रहे हो उसको ध्यान दो। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ठीक है ना। पूछा किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। किससे कहा, तो मैक्स मूलर को कहा था। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो सिंपल मान लो गाँव में होगा। कहाँ पर होगा, ग्रामीण भारत में। कहाँ पर होगा, ग्रामीण भारत में सच्चे भारत का दर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बंधुता, करुणा, प्रेम, दया कुट कुट कर भरा हुआ है, ठीक है ना। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने किया था, याद रखना, ठीक है। कंठ और केन नामक उपनिषद का भी जर्मन अनुवाद कौन किया था, मैक्स मूलर ने किया था। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, दक्षिण भारत में कौन प्राचीन है, तो तमिल भाषा। तमिलनाडु सबसे दक्षिण में है तो तमिल भाषा है, ठीक है ना। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो मैक्स मूलर जो है यहाँ गलती दरिया 2 वर्ष में करेगा, पगला है क्या। 4 वर्ष में इसके पिता जी का मृत्यु हो गया था। पर सब ऑप्शन गलत है, हम जो बोल रहे हैं ये ध्यान से सुनो, यहाँ सब ऑप्शन गलत है। पूछेगा उसका पिता का मृत्यु कितना वर्ष में हुआ था, तो 4 वर्ष में हुआ था। लेकिन वो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, 4 वर्ष में कोई थोड़े पढ़ेगा उसमें, ठीक है। तो 18 वर्ष के आयु में, क्या बोल रहा है, 18 वर्ष की आयु में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 18 वर्ष मानना है, ठीक है। लेकिन पूछेगा उसका पिता की मृत्यु कब हो गया, तो जब मैक्स मूलर 4 वर्ष का था। लेकिन पूछेगा लिप्सिंग विश्वविद्यालय में पढ़ना कब आरंभ किया था, 18 वर्ष होगा, ठीक है। तो इसमें सब ऑप्शन गलत है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर को कहा है। किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने। किससे कहा, तो मैक्स मूलर को कहा। पुरानी स्लोनाविक में भाषा में चूहा को माउस क्या बोलते हैं, तो माउस बोलते हैं, माइस नहीं बोलते हैं। तो दारिस नामक सोने का सिक्का, यानी सोने का सिक्का, दारिस नामक सोने का सिक्का एक घड़ा में भरा हुआ मिला था। किसको मिला था, वारन हेस्टिंग को मिला था। कहाँ मिला था, बंगाल में मिला था, ठीक है ना। बंगाल ने वाराणसी में मिला था। किसको मिला था, तो यहाँ पूछ रहा है वारन हेस्टिंग को मिला था, ठीक है ना। कितना सिक्का था, तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का, याद रखना। पूछा कितना सिक्का, तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का था। किससे मिला, वारन हेस्टिंग को मिला। कहाँ मिला, वाराणसी में मिला था। इसे क्या किया था, इसे भेज दिया था वेस्ट इंडिया कंपनी को कि मेरे द्वारा समझेगा, इसको उपहार है, पगल बाबू समझ नहीं पाया, इसको गला दिया था, ठीक है ना। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत का कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो किसका अध्ययन, तो नीति कथा। किसका आ जाएगा, नीति कथा हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है खाली वही बताएंगे। मैक्स मूलर ने सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो सिंपल बात है भारत का हो जाएगा, ठीक है। इसको इस नहीं पता रहेगा तो इससे भी तुम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से सब समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर में बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। लोग को बताना चाहते हैं जो VVI सब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं, ठीक है ना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम तुम लोग को अपलोड कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे जितना भी ऑब्जेक्टिव VVI है, ग्रामर वाला, व्याकरण वाला, उसका भी बताते हुए समझाते हुए खत्म कर देंगे। ऐसे एक वीडियो मेरा डाला हुआ है बोर्ड पर, बता खत्म किए हुए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी देख सकता है, वो देखेगा तुम लोग को और समझ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी शॉर्ट में निकलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो
चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गए। नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है पूछेगा, किसने लिखा तो बोलना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। फिर पूछेगा नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्या है, कौन सा विद्या है, तो बोलना निबंध है। लेकिन कौन निबंध है, ललित निबंध। कौन निबंध, ललित निबंध। नाखून को रंगते हैं ना, तो रंगना से ललित, रंगना से ललित, तो ललित निबंध याद रखना, ठीक है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, इसको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में छपरा जिला में, बलिया में, ठीक है ना। तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, बोलो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखो इसके बारे में, ठीक है। अब आगे पे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक से ये किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ता है, तो उसका बेटी ने पूछा था। कौन पूछा था, लड़का दे दिया, लड़की ने होगा, क्या होगा, लड़की ने, उसका बेटी ने पूछा था, ठीक है ना। कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ता है, सोच में पड़ गया था, असमंजस में पड़ गया था, फिर कहानी लिख दिया। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा था कि जरूरी ना है कि जितना सब पुराना है सब अच्छा नहीं है, और जरूरी नहीं है कि सब नया जितना है सब खराब है, ऐसा ना है। तो कौन बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कालिदास तुम लोग दे देता है आंसर में, कालिदास नहीं होगा। अगला क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, इसमें देखना बूढ़ा जो रहेगा उस सबसे बड़ा चीज माना है प्रेम को, तो बूढ़ मार देगा, ठीक है ना। बूढ़ मार देता है इसमें, बोला प्रेम को तुम सबसे बड़ा चीज बोलता है, उसी को मार देता है जान। अगला, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य का नाखून जो है ये पांचवी वृत्ति पशु है, यानी पशु का जो गुण रह गया है मनुष्य में, तो वही पांचवी वृत्ति का पहचान है, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ता है, गढ़ की कौन सा विद्या है, तो बता चुके ललित निबंध है। कौन है, ललित निबंध है। किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। और ये और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो बता चुके नाखून क्यों बढ़ता है, जो ललित निबंध है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बहादुर तो अमरकांत थे, मछली तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, अभिमन्यु हो जाएगा कौन, तो अशोक वाजपेयी। अगला सवाल, सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते, ये किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये तो बता चुके हैं, पुराने सब मोह, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, तो फिर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो बता चुके 1907 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ, तो हुआ था यहाँ पर इसका छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। सहजात वृत्ति किससे कहा, किससे कहते हैं, तो अनजान स्मृति, किसका जगह, अनजान स्मृति को, ठीक है ना। चलो अब इसका जितना एक ठो याद रखना, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है, तो ये है उपन्यास, क्या है, उपन्यास है, ठीक है। जो किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाता है, जितना इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर 4 में देख लिया, चैप्टर 5 में बढ़ते हैं। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नागरी लिपि है। क्या है, नागरी लिपि, जिसका लेखक कौन है, गुणाकर मोले। आप पूछता है नागरी लिपि है क्या, तो याद रखना नागरी लिपि जो है यह एक निबंध है। क्या है, नागरी लिपि जो है यह है क्या है, तो यह एक निबंध है। और नागरी लिपि के लेखक के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि लेखक के बारे में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। बस इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है लेखक के बारे में। तो चलो बिना फालतू टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि शीर्षक जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम पूरा डिटेल से बता देंगे। जैसे बताए थे भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिटेल से, मैक्समुलर के बारे में डिटेल से बताए थे, इससे इंपॉर्टेंट था, तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा बता देंगे हम, ठीक है ना। नागरी लिपि शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सा विद्या है, तो नागरी लिपि बता चुके कौन है, तो यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया, गुणाकर मूले के द्वारा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हम जानते हैं कि हिंदी हो या मराठी हो या संस्कृत हो, नेपाली हो, सब देवनागरी लिपि में लिखा था। कौन नाम लिखा था, देवनागरी लिपि। डायरेक्ट तुम लोग को पूछ देता है कभी कभी कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सा भाषा लिखा जाता है, तो लिखा जाता है हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये सब लिखा जाता है किसमें, तो सब लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। और इंग्लिश लिखा जाता है रोमन लिपि में, और अथी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है पंजाबी, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, दोहा कोश किसकी रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश किसकी रचना है, किसके बारे में पढ़ रहा है, तो सिंपल बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो यहाँ ध्यान दो। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है दोहा कोश किसकी रचना है, तो किसकी रचना है यहाँ पूछा, तो दरिया सलाहपाद की। चलो जैसे अभिनयो भी मार सकते, तो अभिनयो ने तो सराहपाद मारेंगे, क्या मारेंगे, सराहपाद से लिया गया, ठीक है। सराहपाद याद रखना। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले। जानबे करते हैं क्या है, तो निबंध है। क्या है, तो निबंध है। निबंध के लेखक कौन है, निबंध के लेखक कौन, निबंध के लेखक तो वही नागरी लिपि का, तो कौन है, गुणाकर मूले। कौन है, गुणाकर मूले। अगला है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो ये कैसा भारत है, दक्षिण भारत का, ठीक है। तमिलनाडु का है, मलयालम केरल का है, तेलुगु आंध्र प्रदेश का है, कन्नड़ कर्नाटक का है, तो दक्षिण भारत का। इसका कहाँ का है, दक्षिण भारत का है, ठीक है ना। दक्षिण भारत के नागरी लिपि क्या कहलाते हैं, दक्षिण भारत के जो नागरी लिपि उसे नंदी नागरी कहते हैं, याद रखना। दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है उसे नंदी नागरी कहते हैं। तुम लोग जो है, तुम लोग से हम इतना कर रहे हैं, तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम लोग को ग्रुप में जुटा हुआ तो उसमें शेयर कर देना, ठीक है। अपना दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो संस्कृत का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, सबका ऑब्जेक्टिव जो है तुम लोग को पूछा गया है वो मिलाना है, तो इस पर अपलोड है, जाके मिला सकता है, ठीक है ना। हिंदी का भी डाल देंगे, संस्कृत का भी डाल देंगे, इंग्लिश का नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा किताब वाला भी हमको देखना पड़ जाता है, इसलिए नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना। 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने, तुम लोग शेयर जरूर करना, ठीक है ना। और जो ट्रेन में जा रहा है उसको भी जरूर बताना है चैनल के बारे में।
तुम लोग के लिए इतना करना तुम लोग को भी इतना फर्ज बनता है। 10वीं 11वीं सदी में किस राचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो कौन बताया, किसके बताया? शाहनामा। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। याद रखना, शाहनामा लेखक कौन है? फिरदौसी। और ये भारत यूरोप के बीच बताया, ठीक है ना। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर कैलस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। कौन लिपि में अंकित है? तो देवनागरी लिपि में। कौन लिपि में है? देवनागरी लिपि में अंकित है बिल कैलस, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट है ईसा के 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की, अच्छा तुम लोग को बुक में तो सब दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग बुक पढ़ेगा तो ऐसे झुक झुक के पढ़ेगा, टाइम पार कर देगा, समझाने वाला कोई ना रहेगा, हम समझा के बता रहे हैं, इसलिए तुम लोग को वीडियो देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? अपना लेखों की लिपि कहा था देवनागरी। क्या कहा? देवनागरी, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत के देवनागरी बोलते हैं। हिंदी लिपि लिखी है तो देवनागरी भाषा हम बता चुके हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो पूछेगा हिंदी के आदि कवि यानी अभी के कवि कौन है? तो बोला हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका गलत दे दिया है, डी नंबर दे दिया, चंद्रबरदाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हिंदी के आदि कवि चंद्रबरदाई होगा। क्या होगा? चंद्रबरदाई, याद रखना। अगला है नागरी लिपि शीर्षक कविता के निबंधकार कौन है? तो बता चुके हैं, गुणाकर मूल्य है। बहुत बात। शरापाद किससे की रीति है? तो शरापाद जो है लिया गया दोहा कोश से। किससे लिया गया है? दोहा कोश, ठीक है ना। तो दोहा कोश हो जाएगा। अगला है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या कहा जाता था? विजयनगर के राजाओं को लेखों की लिपि जो था नंदी नागरी, क्योंकि विजयनगर दक्षिण भारत को नगरी नागरी कहते थे, तो नंदी नागरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो इंपॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं। अगला है क्या? उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो उत्तर भारत में मिलने लगे 8वीं सदी से। कब से मिलने लगे? 8वीं सदी से। लिपि के बारे में कुछ ही मिलेगा तो मारना यही नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, ठीक है ना। नागरी लिपि का आलंबिक लेख हमें कहाँ से मिले? तो आलंबिक लेख हमको मिला दक्षिण भारत से। बता चुके दक्षिण भारत में इसे नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी नागरी। बेतवा दानपद किस समय का है? तो बेतवा दानपद जो है 1020 ईस्वी। कब से है? तो बेतवा दानपद है 1020 ईस्वी, याद रखना, ठीक है ना। तो चलो जितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से हम देख लिए, अगला चैप्टर में बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कहानी से काफी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इस बहादुर का लेखक पूछेगा तो कौन है? अमरकांत है। कौन है? बहादुर का लेखक कौन है पूछेगा तो बोलना है अमरकांत। क्या बोलना है? अमरकांत। और इसके बारे में, लेखक के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कुछ याद रखना है, इसका भी जन्म कहाँ हुआ था? इसका भी जन्म हुआ था, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। तो इसका भी अमरकांत का जन्म भी हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में, 25 ईस्वी में, जुलाई 1925 में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में इनका भी जन्म हुआ था, ठीक है ना। इलाहाबाद से पहले पढ़ाई किया था। और एक चीज़ इसके बारे में याद रखना तुम लोग, कि एक चीज़ इसके बारे में याद रखना कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? तो लिखा रहेगा निम्नलिखित में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अमरकांत भी उसमें नाम रहेगा, ठीक है ना। तो अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। इसके बारे में इतने याद रखो। चलो अब पढ़ते हैं। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या था? जो बहादुर है ये क्या है? कहानी है। क्या है? मछली भी क्या है? कहानी है, ठीक है ना। 20 के दांत भी क्या है? कहानी है, ठीक है। तो वही बोल रहा अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, ठीक है ना। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? तो मर गया था कहाँ पर? तो मर गया था युद्ध में, मर गया था, ठीक है ना। सेना में था तो युद्ध में मर गया था, ठीक है ना। लेकिन उसका माँ बड़ी बदमाश था, उसको पीट दिया था वैसे कारण, तो उस भाग गया था, ठीक है ना। ये बहादुर घर छोड़ के, बहादुर से मार खाकर भय से भागी भागी किसके पास पहुंची थी? माँ के पास। किसके पास पहुंची थी? तो माँ के पास पहुंची थी। और माँ देखा मेरा भैंसा तुम मार दिया, तो बेटवे को अपना पीट दिया, तो बेटवा क्या हुआ? भाग गया था घर से। अगला, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो सिंपल बात हो जिसका हो जाएगा माँ की मार खाने के कारण। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर बताए थे। क्या बताए थे? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक है। दिल बहादुर, बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये था नेपाल के गवई चरैया का। क्या था ये? तो नेपाल के गवई चरैया था, गाय चराने वाला था, ठीक है ना। तो याद रखना नेपाल के गवई चरैया था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बता चुके हैं, दिल बहादुर। छोटा बहादुर नहीं, दिल बहादुर। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? चोरी का आरोप लगा दिए। पगल बाबू पैसे लेकर आए, सोचा था मीठा उठा नहीं खरीद के लेकर आए, पैसा देना पड़ेगा, तो चलो इल्जाम लगा देते हैं, तीनों करोड़ पर इल्जाम लगा देते हैं कि मेरा पैसा ही चुरा लिया, ठीक है ना। तो पैसा चलाने को हो जाएगा। बहादुर कहानी है नेपाल के गवई चले गोरखे का, बता चुके हैं। नेपाल के गवई चले गोरखे का, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तुम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेना जो हम करवा दिए हैं, इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। ऐसा तुम लोग फिर फोटो पर क्लिक करो और क्लास 10 में जाओ, वहाँ लिखा होगा द्वितीय प्लस, उससे जाओ, तुम लोग को हिंदी और संस्कृत सबका वीडियो, चाहे व्याकरण का हो या किताब वाला हो या सब्जेक्टिव में सब मिल जाएगा, ठीक है ना। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो ये कहते थे बाबूजी। क्या कहते थे? बाबूजी। और तुम लोग को हम फास्ट इसलिए जा रहे हैं कि तुम लोग को टाइम बहुत कम है, हमको बहुत जी बताना है, ठीक है ना। बहादुर अपने ही घर से क्यों भागा था? सिंपल बात है, मार खाने के कारण। कैसे मार खाने का? माँ के मार का खाने के कारण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे, कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा था 11 रुपया। कितना लगा था? 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था रिश्तेदार उसका, ठीक है ना। अगला, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? सिंपल बात है, लेखक के घर से चला गया था स्वयं के प्रति लेखक, दोनों में पूछ देता है, ठीक है ना। तो लिख देना है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन। इन लेखक कभी उसको न डांटा था, ठीक है ना, लेकिन लेखक भी एक बार डांट दिया है, और घर वाले तो उसका व्यवहार में परिवर्तन था ही, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इस प्रकार बहादुर किसकी याद में आते हैं? तो माँ की याद में आती है, सब हटाओ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। चलो अब पहुंचे चैप्टर नंबर 7 में, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पूछेगा। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा है। फिर पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन क्या है? याद रखना निबंध है। क्या है? तो निबंध अभी बता चुके हैं। कौन? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा भी निबंध था।
फिर तुम लोग को बताए थे निबंध के बारे में। नागरिक लिपि भी क्या था, तो निबंध था। और परंपरा का मूल्यांकन भी क्या है, निबंध है। तो निबंध 3 गो है। श्रम विभाजन जाति प्रथा, एक कौन, तो एक ठो तुम्हारा था कौन, तो एक ठो तुम्हारा था नागरिक लिपि, और एक ठो है परंपरा का मूल्यांकन। ये तीनों निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ता है, ये ललित निबंध है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। अब लेखक के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ था, उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन इसका खाली जन्म और मृत्यु बता देते हैं, ठीक है ना। इसका जन्म हुआ था कब, तो इसका जन्म हुआ था 1912 में हुआ था। कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसका मृत्यु 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। बस इतना याद रखना, ठीक है ना। चलो अब इसमें बढ़ते हैं आगे। जालसाही कहाँ था, तो तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जालसाही यानी जार निकोलस द्वितीय के बारे में पढ़ा तुम लोग। जार निकोलस द्वितीय के बारे में। जालसाही कहाँ था, रूस में था, जिसको अक्टूबर क्रांति हुआ था, जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। फिर इसका शासक को उखाड़ फेंक दिया था, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट है तार सप्तक, काफी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तो कौन प्रयोगवादी कवि थे, तो तार सप्तक का हो जाएगा कौन, तो अज्ञेय हो जाएगा। इसमें झुट्टो दे दिया है, ये देना चाहिए अथिया में, हिरोशिमा में देना चाहिए। सो ही वास्यन अज्ञेय, तो इसमें दे दिया, पता नहीं, तो उसमें भी मिलेगा तुम लोग को। निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा रामविलास शर्मा। कौन हो जाएगा, डायरेक्ट तुम लोग को पूछेगा निराला का साहित्य साधना का लेखक कौन है, तो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा है, ठीक है ना। अगला है परंपरा का मूल्यांकन, क्या है, परंपरा का ज्ञान। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो डायरेक्ट पूछता है। तो जो जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे, ये गलत है। जो लकीर के फकीर ना हो और होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ये होगा। बी नंबर गलत है दिया हुआ, इसका होगा सी नंबर। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहता है, ठीक है ना। जो क्रांतिकारी साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है, ठीक है, 2 नंबर यहाँ में पूछता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, बता चुके हैं तुम लोग को, 1912 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। मृत्यु कब हुआ, 2000 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ, दिल्ली में हुआ था। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, 4-5 को, चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या है, तो इसका संबंध हो जाएगा बौद्ध दर्शन से। किससे हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से, ठीक है ना। जार साहित्य बता चुके हैं रूस में, कहाँ है, सोवियत रूस हो जाएगा जार साहित्य, जार निकोलाई द्वितीय के बारे में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका होती है, तो निर्णायक भूमिका होती है। प्रतिभाशाली मनुष्य तो साहित्य के निर्माण में निर्णायक भूमिका होती है, तो उसका एक अहम भूमिका होता है, ठीक है ना। अगला है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखना है, बताए थे ना कि अमरकांत को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और इसको भी रामविलास शर्मा को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लेकिन किसके लिए मिला था, तो बताया थे निराला के साहित्य साधना। और निराला के साहित्य साधना का लेखक कौन है, तो यही है रामविलास शर्मा है, ठीक है ना, याद रखना। अगला है जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा होता है, तो इसमें होता है अविच्छिन्न होता है, ठीक है। साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किन व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बताया था कि मनुष्य का विकास कौन व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था जहाँ पर सब लोग बराबर हो, ठीक है ना। अगला क्या है, परंपरा का मूल्यांकन कैसे कृति है, तो रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलो इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो बता दिए। अगला चैप्टर में पहुँचते हैं। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पहुंच गए कहाँ पर, तो चैप्टर नंबर 8 में पहुंच गए हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ, याद रखना, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज को द्वारा लिखा गया है। अब पूछेगा ये कौन सा विद्या है, तो याद रखना ये इंटरव्यू है। इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार, तो ये साक्षात्कार है, क्या है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया था, उसी में बातचीत में जो बोला था वही लिखा गया था, ठीक है ना। और एक चीज़ बिरजू महाराज के बारे में याद रखना कि इनका जन्म तो हो गया था 1938 में। कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था। लेकिन इसके बारे में याद रखना कि बिरजू महाराज जो था वो कथक डांस करता था, कथक नृत्य करता था, कथक के एकदम फेमस कलाकार था, ठीक है ना। तो ये इतना ही याद रखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ कौन विद्या है, बोल रहा है, बता चुके हैं, साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है। सी नंबर शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज जो था बिरजू महाराज के चाचा था। कौन था, चाचा था, ठीक है ना। और बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु तो बहुत पहले ही हो गया था, बचपने में हो गया था, जो अपना डांस करके अपने पिताजी का 10वीं और 13वीं किया था, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज किस शैली का नर्तक थे, तो बता चुके कथक। कथक कौन, भारत का, तो उत्तर भारत का फेमस डांस है, ठीक है ना, याद रखना। और भारतनाट्यम तो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो बता चुके शंभू महाराज। क्या बताए थे, शंभू महाराज के चाचा के नाम थे, ठीक है ना, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो उसको बता चुके हैं कि उसका ख्याति जो था तो वो था नर्तक के रूप में, और कथक डांस करता था, शहनाई बारह तो बिस्मिल्लाह खाता, ठीक है, तो ये नंबर सही हो जाएगा। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं की थी, तो बिरजू महाराज उसमें काफ़ी गरीब था, जब उसका बाबूजी मर गया था, तो प्रोग्राम करके 10वीं और 13वीं की थी, ठीक है ना। तो कितना प्रोग्राम करके, तो 2 प्रोग्राम किया था, और बाबूजी का 10वीं और 13वीं किया था। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी, तो सिंपल बात है, बिरजू महाराज अपना ठुमरिया सीखा था किससे, अम्मा से सीखा था। किससे सीखा था, अम्मा से।
अब बिरजू महाराज याद रखना, बिरजू महाराज जो है ना अपना अपना जो है गुरु मानता था अपना पिताजी को, और जज मानता था अपना यानी वकील मानता था अपना माँ को, ठीक है ना, याद रखना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो बता चुके पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कहाँ हुआ था, 4 फरवरी 1938 को हुआ था। ये भी इसका जन्म भी यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ घराने से था। बिरजू महाराज का खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो सिंपल बता चुके हैं, अपना पिता का शागिर्द मानते थे, पिताजी को गुरु मानते थे, जज मानते थे माँ को। पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। तो 9.5 साल के जब पंडित बिरजू महाराज था, काफ़ी छोटा था, तभी उसका पिताजी का मृत्यु हो गया। तब बेचारा ये 2 प्रोग्राम करके अपना बाबूजी का 10वीं और 13वीं किया था। सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि किससे प्राप्त है, सुशील वाद्यों में शाह को उपाधि प्राप्त है शहनाई को, ठीक है, शहनाई को प्राप्त है। और इसका शहनाई वादक कौन था, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना, जिसको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वो अगला पोस्ट में मिलेगा, इसमें झुट्टो दे दिया है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से था, तो बता चुके कथक नृत्य से था। कैसे था, कथक नृत्य से था, ठीक है ना। अगला है जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है, तो बता चुके साक्षात्कार है, क्या है, इंटरव्यू है, ठीक है। अगला है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता की आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था, तो अपने पिताजी के साथ अपना आखिरी प्रोग्राम किया था मैनपुरी, याद रखना, कहाँ पर किया था, मैनपुरी में किया था। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी, याद रखना इसको, संगीत नाटक अकादमी मिला था, अवार्ड मिला, तब उनकी उम्र क्या थे, तो मात्र 27 वर्ष था। क्या था, 27 वर्ष था, तभी उसको संगीत नाटक अकादमी भी मिल गया था, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो लखनऊ घराने के था, किसका कौन पीढ़ी का कलाकार था, तो 7वीं पीढ़ी का कलाकार था। यानी इससे 6 पीढ़ी जो था वो भी इस कलाकार ही था, लेकिन 7वां पीढ़ी का कलाकार था, ठीक है ना। पंडित बिरजू महाराज है तो क्या था, तो नर्तक था। चलो, तो जितना इंपॉर्टेंट था बता दिए हैं। अब आगे बढ़ता है अगला चैप्टर में, पहुंच जाता है चैप्टर नंबर 9 में। आबिन्यो क्या है, आबिन्यो है, ठीक है ना। इसका लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है। और याद रखना आबिन्यो क्या है, तो ये जो है एकमात्र रचना है। कौन रचना, ललित रचना, ठीक है ना, याद रखना। रचना तुम्हारा 12-13 को कहानी है, उस 12 को कहानी तुम लोग को, इसमें से एगो रचना है, ललित रचना यही है, ठीक है ना। और ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ता है, बस इसके बारे में इतना याद रखना। लेखक का जन्म उन्म याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो रोन नदी के किनारे जो बसा शहर था उसका नाम था आबिन्यो। आबिन्यो कहाँ पर था, फ्रांस में था। क्या था, तो ईसाई का मठ था। क्या था, एक धार्मिक केंद्र था, ईसाई का मठ था। और यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम होता था, ठीक है। तो याद रखना आबिन्यो को नदी किनारे था, तो रोन नदी किनारे था, ठीक है। कहाँ पर था, फ्रांस में था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1941 में, 16 जनवरी 1941 छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है ना। बिलनब क्या है, तो बिलनब जो था वो क्या था, तो बिलनब था एक छोटा सा गांव था। क्या था, एक छोटा सा गांव था, ठीक है, याद रखना। आबिन्यो किस नदी पर है, तो बता चुके हैं रोन नदी, कहाँ पर, फ्रांस में, याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है। प्रत्येक वर्ष आबिन्यो में कैसा समारोह होता था, प्रत्येक वर्ष आबिन्यो में जो होता था रंगारंग समारोह होता था। उसी में भाग लेने के लिए लेखक जाएगा वहाँ पर, अब मात्र बहुत कम दिन रहेगा वहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारा पुस्तक और कविता लिख देगा। लेखक कितने वर्ष से पहली बार अभिनय गए थे, तो लेखक जो है 10 वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। अभिनय कहाँ है, तो बता चुके हैं फ्रांस में है, ठीक है ना। कविता नहीं है, तो कविता ना है कौन, अभिनय। अभिनय ललित रचना है, कविता नहीं है, ये सब क्या कविता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। क्या है, कला केंद्र। रंग, सिंपल बात है, वहाँ पर क्या हुआ, रंगारंग समारोह हुआ। रंगारंग समारोह कहाँ होता है, कला केंद्र में होता है। धार्मिक केंद्र ही कला केंद्र था, ठीक है ना। आंद्रे बेर्ता, रेनसो, पाल एलुआर अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की है, तो ये 35 कविता लिख दिया था। कौन, जब अभिनयो गया था अशोक वाजपेयी, तो वहाँ पर मात्र 19 दिन रहबे किया, 19 दिन में 35 कविता लिख दिया, 27 कहानी लिख दिया। सोचो तुम लोग खाली घूमने में टाइम पार कर देगा। अगला, अभिनयो में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की था, 27 गद्य यानी कहानी, और 35 कविता लिख दिया था। सोचो 19 दिन में वहाँ रह कर, सोचो अपने साथ सब कुछ ले गया था लिखने उखने वाला। द लो मादा मोजले द अभिनयो किसी कृति है, तो ये वाला याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। लो मादा मोजले द अभिनयो पिकासो की कृति है। किसका है, पिकासो का कृति है। पिकासो फेमस एक चित्रकार था, ठीक है ना। अगला है, ला शत्रुंजय का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता था, तो इसका उपयोग होता था 14वीं से फ्रेंच क्रांति तक। फ्रेंच क्रांति कब हुआ, 1789 में, तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ा है। तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुंजय धार्मिक अथी था, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट, ला शत्रुंजय क्या है, तो ला शत्रुंजय था ईसाई मठ था। क्या था, ईसाई मठ था, ठीक है ना। अभिनयो कला केंद्र था। अभिनयो क्या था, कला केंद्र था। वहाँ कैसा समारोह होता था, रंगारंग समारोह होता था। कौन नदी किनारे था, तो रोन नदी किनारे था, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, बता दिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हो जाते हैं मछली। काफी इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से सुनना जो बता रहा है। मछली, ठीक है ना। इसका लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। ये क्या है, तो कहानी है। बहादुर भी कहानी था, और मछली भी क्या है, कहानी है। और 20 के दांत भी क्या था, कहानी था, ठीक है ना। तो कहानी और एक ठो मछली तुम्हारा हो गया, एक तुम्हारा बहादुर हो गया है, और एक तुम्हारा 20 के दांत, ये तीनों क्या है, कहानी है, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुन लो, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल के बारे में, तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में याद रखना, इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म भी छत्तीसगढ़ में, और विनोद कुमार शुक्ल का भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। और 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था इसका जन्म। इसके बारे में मेन बात याद रखना आपको, क्या इसके बारे में मेन बात याद रखना है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी 3 लोग को बता चुके हैं। एक बता
बताए थे अमरकांत, जो बहादुर का लेखक था अमरकांत, उसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक बताए थे रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जो परंपरा का मूल्यांकन लिखा था, उसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक मिला था किसको, तो विनोद कुमार शुक्ल को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में देगा इनमें से सभी, तो इनमें सभी मार देगा, तीनों रहेगा, तो समझ आ गया। तो याद रखना, इस तीनों को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऐसे तुम लोग को भीमराव अम्बेडकर के बारे में इसका जन्म बताए थे कब, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन इसका मृत्यु नहीं बताए थे, इसका मृत्यु भी याद रखना। इसका मृत्यु हुआ था कब, इसका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 में। कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 में भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हुआ था। और ये अपना जो है मतलब ये अपना जो है मतलब आदर्श किसे मानता था, तो ये अपना आदर्श मानता था तीन व्यक्ति को, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले को भीमराव अम्बेडकर अपना आदर्श मानते थे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं आप, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मछली लेकर कौन भागा था, तो मछली लेकर संतु भागा था। क्यों भागा था, कुआं में पालने के लिए, कुआं में डाल के पालने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी को का प्रेमी का क्या नाम था, तो इसमें दीदी का जो प्रेमी का नाम था वो था, दीदी का जो प्रेमी नाम था यहाँ भग्गू दे दिया है, मेरे ख्याल से नरेन होना चाहिए। तुम लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है, मेरे ख्याल से नरेन होना चाहिए। ठीक है ना, मछली के लिए मसाला कौन पीस रहे थे, तो सिंपल बात है, माँ पीस रहे थे। कौन पीस रहे थे, माँ। मछली कौन खाता था, पिताजी खाता था। ठीक है ना, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन है, तो किस वर्ग, वर्ग हमेशा मिलेगा मध्यम वर्ग। क्या मिलेगा, मध्यम वर्ग। विनोद कुमार शुक्ल कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर था, तो कौन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर था, तो इंदिरा गांधी। कहाँ, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। ठीक है, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, सिंपल बात है, मछली लेकर भाग गया। क्यों लेकर भाग गया, तो कुआं में डालकर पालने के लिए। ठीक है ना, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था, तो लेखक को मछली खाने से मना किया था कौन, तो उसका माँ ने मना किया था। कौन किया था, माँ ने मना किया था। ठीक है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो लेखक जो था वो उसके पिता से मांगना चाहता मछली और पालने के लिए मांगना चाहता था। ठीक है ना, पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी, पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें एगो संतुए ले भाग गया था पालने के लिए। अगला, लेखक के घर में मछली कौन खाता था, पिताजी खाता था। कौन खाता था, पिताजी। मछली लेकर कौन भागा था, संतु ले भागा था। कौन भागा था, संतु। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है ना, पेड़ पर कमरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेड़ पर कमरा, कि पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा की रचना किसकी है, तो यार विनोद कुमार शुक्ल का है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल का। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल का है, याद रखना। मछली कहानी में किस वर्ग, तो बता चुके मध्यम वर्ग। ठीक है ना, निम्न मध्य वर्ग ये मारना है, तो मध्यम यहाँ मिल रहा है, तो निम्न मध्य वर्ग ये। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ, तो बता चुके, इसका भी जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलो, कथाकाल के झोले में कितने मछली थे, तो कथाकाल के झोले में 3 गो मछली था, लेकर आया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मछली की आंखों में क्या नहीं रहा है, परछाई नहीं रहा है। ठीक है, आगे ये भी याद रखना, एगो पेड़ पर कमरा याद रखना, एगो नौकर की कमीज, क्या रखना, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज भी लिखा गया किसके द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, या कि उपन्यास था, क्या था, उपन्यास। आगे बढ़ते हैं, चलो क्या है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, याद रखना, इसका लेखक यतीन्द्र मिश्र है। और ये क्या है, तो ये याद रखना, ये व्यक्ति चित्र है, यानी व्यक्ति के बारे में लिखा गया, उसका बायोग्राफी लिखा गया, तो व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र है। और किसके बारे में लिखा गया, तो इसका जो मेन नायक है इसमें शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिसका जन्म डुमराव में हुआ था, बिहार के डुमराव में हुआ था। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्या, रसूलन बाई थी, तो रसूलन बाई कौन थी, तो रसूलन बाई एक गायिका थी। कौन थी, गायिका थी। याद रखना, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ कौन मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था, तो मुहर्रम। याद रखना, मुँह से मुस्लिम, मुँह से मुहर्रम, याद रखना। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन, अमीरुद्दीन, याद रखना। बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ मांगते थे, ईश्वर से मांग रहे थे। दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे, तो मांग रहा था सच्चे सूर की। सच्चे सूर मिला, उसका सूर अच्छा निकले, सच्चे सूर की। इबादत का अर्थ क्या होता है, इबादत का अर्थ होता है क्या, तो उपासना। क्या होता है, उपासना करना, यानी इबादत करना। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शहनाई वादक, इसके लिए इसको भारत रत्न पुरस्कार ही मिला था, शहनाई वादक हो जाएगा। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। कौन था, बिस्मिल्लाह खां, यही तो नायक है इसका। ठीक है ना, कविता नहीं है, तो कविता नहीं कौन है, तो यही हो जाएगा नौबत खाने में इबादत, कविता नहीं है, यह कि व्यक्ति चित्र है जो लिखा गया यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। बाकी वह तीनों क्या है, कविता है। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था पैगम्बर बख्श खां। याद रखना, खाली बख्श खां याद रखो, बख्श खां। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम बख्श खां, और बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन। अगला देखते हैं, नौबत खाने में इबादत क्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो ये साहित्य कौन सा विद्या है, तो व्यक्ति चित्र बता चुके हैं। फिर बोला बिस्मिल्लाह खां के साथ कौन सा पर्व जुड़ल था, तो मुहर्रम जुड़ल था, बता चुके थे, जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति, जिसका लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इससे महात्मा गांधी से क्वेश्चन बनता है, इसलिए महात्मा गांधी के बारे में तुम ध्यान से सुनो। ठीक है ना, अच्छा पूछेगा शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो ये है शिक्षा शास्त्र। ये क्या है, तो व्यक्ति ये शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा नाम है, तो शिक्षा शास्त्र याद रखना। ठीक है ना,
महात्मा गांधी के बारे में तुम लोग ध्यान से सुनो, कुछ बताते हैं, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पूछेगा महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पूछेगा इसका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी जो था ये दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा था? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटा था 1915 ईस्वी को भारत लौटा था, ठीक है ना। महात्मा गांधी के पिता का नाम पूछेगा क्या है? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। इसका माता का नाम पूछेगा तो बोलना है पुतली बाई। क्या बोलना है? पुतली बाई बोलना है। इसका पत्नी का नाम पूछेगा, बोलना है कस्तूरबा गांधी। क्या बोलना है? कस्तूरबा गांधी पूछेगा। महात्मा गांधी के 5वां पुत्र का नाम क्या था? जमनालाल बजाज था, ठीक है ना। ये कुछ पुस्तक भी लिखा है महात्मा गांधी, जैसे यंग इंडिया किसने लिखा? तो महात्मा गांधी लिखा है। हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी हो जाएगा। हिंद स्वराज ये सब महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना। और सही बस महात्मा गांधी के बारे में जितना तुम लोग बता दिए इतना याद रखना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर किस भाषा का कवि था? शेक्सपियर जो था कालिदास, शेक्सपियर जो था वो इंग्लिश का, ठीक है ना, अंग्रेजी के भाषा के कवि था, ठीक है ना। और भारत में शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को, लेकिन इसका अंग्रेजी मारना है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? तो बता चुके 1915 ईस्वी में लौटे थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? बता चुके करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी था। अगला, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है हृदय की शिक्षा। वैसा शिक्षा दो जिससे हृदय का परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। बड़ा बड़ा डाकू चोर भी अच्छा आदमी बन जाए, ठीक है। कौन चाहता था कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहते रहे? तो ये चाहता था कौन? तो ये चाहता था महात्मा गांधी की सभी देश की संस्कृति जो अच्छा अच्छा बात है वो उसका घर के साथ तक आए, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। ऐसा शिक्षा दो कि खाली नौकरी लेना उद्देश्य ना हो, बस उसका हृदय परिवर्तन हो, ठीक है ना। क्या सही है क्या गलत है, सही अहिंसा सीखे, ठीक है। मेरा धर्म केवल खाने का धर्म नहीं है। किस पाठ की उठी है? तो लिया गया शिक्षा और संस्कृति से लिया गया। इसका लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त बढ़िया शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा, जिससे हृदय की शिक्षा हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा था? बता चुके हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? 1893 में। 1914 ईस्वी तक रहा था और 1915 में भारत लौट गए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, ठीक है ना। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखना, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? बता चुके हैं, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पत्रिका का नाम क्या था? तो हरिजन बता चुके हैं। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा था, बता चुके हैं, ठीक है ना। ये सब हम बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब यहाँ ध्यान दो। अब हम पहुँचे कविता में। कहाँ पहुँचे? कविता में, ठीक है ना। कविता में जो पहला है वह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, गुरु नानक देव। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये भी गुरु नानक देव। 2 भाग में बटा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग गुरु नानक देव के बारे में जो बता रहे सुन लो, क्योंकि गुरु नानक देव से क्वेश्चन बनता है। गुरु नानक देव का जो है ना, गुरु नानक देव सिख का प्रथम गुरु है। सिख में टोटल 10 गुरु हुआ था। प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव है। सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया था। और सिख धर्म के 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह था, जिसका जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव के याद रखना। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था कब? तो 1469 ईस्वी में। यानी महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, इसका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, पाकिस्तान के तलबंडी में। कहाँ हुआ था इसका जन्म? तो पाकिस्तान के तलबंडी में हुआ था, जिसे अभी नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और गुरु नानक देव का पिताजी का नाम था कालू चंद। क्या था? कालू चंद था, ठीक है ना। और इसका माता का जो नाम था वो तृप्ति था। क्या था? तृप्ति था। और पत्नी का नाम सुरक्षनी था। पत्नी का नाम क्या था? सुरक्षनी था। इसका बहन का नाम नानकी था। क्या बोले? पिता का नाम कालू चंद, माता का नाम तृप्ति, पत्नी का नाम सुरक्षनी और इसका बहन का नाम नानकी था, ठीक है ना। याद रखना इतना चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? बता चुके तलबंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलबंडी में। गुरु नानक किस भक्ति का धारक कवि था? तो बता चुके गुरु नानक जो है ये निर्गुण भक्ति धारक कवि था। कैसा था? निर्गुण, ठीक है ना, सगुण नहीं, निर्गुण। अगला, राम नाम बिरथु जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई थी? इसमें आलोचना किया गया है ब्रह्म आडम्बरों का, यानी जो सिर्फ माला वाला फैलता है, पूजा पाठ करता है कि मतलब हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं भगवान के, तो उसको ब्रह्म आडम्बरों कथी किया था? ये बोला था कि राम नाम को नाम लो और दिल एकदम सफा रखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं खाली माला फैल रहा है और अति गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, उसको गलत है। ब्रह्म आडम्बरों दिखावा करने वाले को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है राम नाम बिरथु जग जन्मा। यह पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसका है? तो गुरु नानक देव का है। अगला, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता, क्योंकि गुरु ज्ञान से ही व्यक्ति को राम नाम का महिमा का बखान चलता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरि रास किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हरि रास यानी हरि का रस यानी गुरु नानक देव को, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है
और नानक खाली यहाँ लिखल है, यहाँ गुरु नानक, ठीक है। अगला है बानी कब बीस के समान हो जाता है, तो बानी हो जाता है राम नाम के बिना। गुरु नानक देव के अनुसार राम नाम के बिना बानी बीस के समान हो जाता है। सिख धर्म के प्रवर्तन ने, सिख धर्म का स्थापना किसने किया था, बताए थे कि किया था, तो गुरु नानक देव ने किया था, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला है गुरु नानक देव का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, तो इसका आ जाएगा कबीरदास, क्या आ जाएगा, कबीरदास से मिलती है, ठीक है ना। चलो, तो जितना इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो ब्रह्मा का निवास होता है संत के हृदय में, यानी हृदय में होता है, मंदिर मस्जिद में नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, जितना इंपॉर्टेंट है बता दिए हैं। गुरु नानक जी के माता का नाम क्या था, माता नाम त्रिप्ता था, सुलक्षणी गलत दिला, सुलक्षणी उसका पत्नी का नाम था, ठीक है ना। चलो, तो जितना इंपॉर्टेंट है बता दिए, इससे आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर में। अगला पहुंच जाओ, प्रेम ऐनी श्री राधिका करके कुंजन ऊपर बारो, कौन लिखा है, तो रस खान लिखा है, कौन लिखा है, रस खान, याद रखना। प्रेम में रस होता है रस खान, प्रेम में रस होता है रस खान, याद रखना, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में याद रखो, आप जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। रस खान दिल्ली में कहाँ चले गए थे, रस खान जो है दिल्ली से कृष्ण के भक्ति के लिए वज्रभूमि गया था, कहाँ गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वज्रभूमि, क्या होगा, वज्रभूमि हो जाएगा। रस खान किस विषय में सिद्ध थे, तो रस खान जो थे वो सवैया छंद में सिद्ध थे, इसमें तो सवैया छंद के नाम विख्यात थे, ठीक है। सुजान रस खान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ रस खान तो नाम ही है, तो इसे मार देगा, इसका रसना किसने किया, तो रस खान ने किया था। रस खान ने चोर किसे कहा, तो रस खान ने चोर कहा है कृष्ण को, ठीक है ना। चोर किसे कहा है, माखन चोर याद रखना, तो कृष्ण को, ठीक है ना। माली किसे कहा है, कृष्ण को। मालिन किसे कहा है, तो राधा को। रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, तो रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया था गोस्वामी विट्ठलनाथ, किसने दिया था, गोस्वामी विट्ठलनाथ, एवं याद कर लो, ठीक है ना। तुम लोग कैसे क्लास में सब याद हो जाता होगा। कवि ने माली मालिन, तो माली कृष्ण और मालिन राधा को, तो कृष्ण और राधा, राधा कृष्ण है, माली पहले बोला गया तो कृष्ण, मालिन बोला गया तो राधा। और डायरेक्ट पूछता है कि माली मालिन में कौन समास, तो बोलते हैं द्विंद समास, क्या बोलते हैं, द्विंद समास, जिसमें बीच में ये चिन्ह आया समझना द्विंद समास, क्या, जिसके बीच में ये वाला चिन्ह आया समझना द्विंद समास है, इसमें भी द्विंद समास, इसमें भी द्विंद समास, इसमें भी द्विंद समास, इसमें भी द्विंद समास, सब में द्विंद समास है, ठीक है ना। माली मालिन में भी द्विंद समास, माता पिता, लोटा थाली, चावल भात, सब में द्विंद समास, ठीक है ना। रसखान के रचनाकाल बोल रहा है कि रसखान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था, तो उस समय राजकाल था जहांगीर का, किसका था, रसखान जब था उस समय शासक कौन था, बिहार का सम्राट कौन था, जहांगीर था, ठीक है ना, मुगल काल के राजा था। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये किस कवि के कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये रसखान का है, किसका है, रसखान का है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, रसखान का। प्रिय महीने शेर अधिका में कितने दोहे हैं, तो इसमें जो दोहा है वो क्या है, चार, कितना है, चार है, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट जितना था खत्म हो गया है। एक तो सुजान रसखान बताइए दिए आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये है, अति सूदो सने का मारक है, घनानंद ने लिखा, दो भाग में है। मोहम्मद आसुबिनी ले बरसो, घनानंद ने लिखा है, इसमें बादल के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और किस प्रकार मतलब ये प्रेम को सबसे अच्छा सरल मार्ग मानता है, सब इसमें बताया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, मोहम्मद आसुबिनी ले बरसो कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं घनानंद, कौन कहते हैं, घनानंद कहते हैं। अगला, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा, तो प्रेम मार्ग को घनानंद ने अत्यंत सीधा और सरल कहा। इस मार्ग में जो है तनिक भी चतुराई बदमाशी काम नहीं करता है, ठीक है ना। घनानंद कवि है, तो घनानंद याद रखना, घनानंद कैसी कवि है, तो घनानंद रिक्ति मुक्त कवि है, कैसा कवि है, रिक्ति मुक्त कवि है, रिक्ति मुक्त। अति सुधो स्नेह का मारक है, जहाँ नेकु सयानम बाकी, या पंक्ति किस कवि का है, तो सिंपल बात है घनानंद का है, क्योंकि घनानंद लिखा है तो घनानंद का होगा। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है, क्योंकि दो नंबरिया भी आ सकता है, तो सब बोलना है कि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करता है। बोले कवि के प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहा, तो लिखना है क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करता है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यहाँ कपटी लोग चढ़ने से झिझकते हैं, तो यहाँ पर तीनों लिख देगा, इसलिए कवि ने प्रेम मार्ग को अति सुधो कहा, इन्हें सभी हो जाएगा, ठीक है ना, दो नंबरिया भी आएगा। घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद की भाषा क्या था, तो इसका भाषा था वज्र भाषा, क्या था, वज्र भाषा था, ठीक है। अगला, कवि ने परिजन किसे कहा था, कवि ने बादल को परिजन कहा था, किसे कहा था, कवि ने बादल को परिजन कहा था, बादल को बोला था अपने आंसू को पहुंचा देना अपने प्रेमिका के पास, ठीक है ना, सुजान के पास, ठीक है। तो इसका जगह सी नंबर सही। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, घनानंद जीवन दायक हो कछु मोरिये पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है, तो इसमें सिंपल बात है घनानंद का नाम आया है, किसका है, घनानंद के नाम आया, घनानंदे है ना। चलो, सुजान सागर की रचना तो बता दिया, सुजान सागर पूछेगा तो घनानंद याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। सुजान सागर पूछेगा तो घनानंद, 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 याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कविता नंबर 4 में पहुंच गए हैं। क्या है, स्वदेशी, इसका कवि कौन है, तो याद रखना, स्वदेश से प्रेम करो, स्वदेश से यानी अपना देश से प्रेम करो, तो प्रेमगन, याद रखना क्या, प्रेमगन। पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है ना, तो स्वदेशी का प्रेमगन, ठीक है ना। चलो, इतना याद रखना है तुम लोग को। चलो, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका स्वदेशी का जो प्रेमगन है, इसका एक पुस्तक का नाम याद रख लेते हैं। इसका एक पुस्तक है भारत सौभाग्य और जैन जनपद,
और प्रेम सर्वस्व प्रेमघन, जिन जनपद प्रेमघन और भारत स्वभाव प्रेमघन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं ये कैसा कवि है। तो देशभक्ति कवि है। इसमें देखो अभी स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है, प्रेमघन है। कौन है, प्रेमघन, ये तो बता ही दिए हैं। हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची रजात, यानी भारत के लोग जो है, यहाँ के नेता लोग भी जो है, सब हिंदुस्तान के नाम सुन के लजाता है। इंग्लिश बोलना अपना धर्म समझता है। ठीक है ना, इंग्लिशी वेशभूषा को बढ़ावा देना, पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना अपना धर्म समझता है। तो वही बोल रहा है। तो ये किसका है, तो ये स्वदेशी कविता से लिया गया जो प्रेमघन लिखा है। स्वदेशी पाठ के अनुसार, अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते। तो हिंदी में बात नहीं करता, अंग्रेजी झाड़ता है। तो वही बोला गया है। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये लिया गया किस पुस्तक से, तो ये लिया गया है प्रेमघन स्वदेशी से लिया गया है, ये कविता लिया गया है। ठीक है ना, और जिन जनपद भी इसी के द्वारा लिखा गया, भारत स्वभाव भी इसी के द्वारा प्रेमघन के द्वारा लिखा गया, प्रयाग रामागमन भी इसके द्वारा लिखा गया, लेकिन लिया गया प्रेमघन स्वदेशी से। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपना आदर्श ये मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसको मानते हैं, तो प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। अगला है प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो प्रदेश का विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ क्या, प्रदेश पढ़ा तो बुद्धि विदेशी हो गया। स्वदेश पढ़ेगा तब ना, प्रदेश पढ़ा तो सबका बुद्धि क्या होगा, विदेशी हो गया। खाली इंग्लिश से झाड़ता है, फटाफट जींस पहनेगा, चौमिन पिज्जा बर्गर ये सब को बढ़ावा देगा जो विदेशी है। ठीक है ना, अगला सब विदेशी वस्तु नर गति रीत रति रीत रखात कछु न अब भारत में दर्शात। रीत स्थानों में क्या होगा, तो कुछ होना क्या न दर्शात, तो भारतीयता न दर्शात, यानी भारत कुछ भारतीयता कोई न देखता है, सब खाली अंग्रेजी दिखता है। अगला है कवि प्रेमगन को भारत में क्या नहीं देखता है, तो भारतीयता नहीं देखता है। प्रेमगन किस राज्य के निवासी है, तो ये था उत्तर प्रदेश का। चलो जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया, आगे बढ़ते हैं। चलो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से सुनो। ठीक है ना, भारत माता, भारत माता तुमको कुछ नहीं आता है इसलिए तुम ध्यान से सुनो। तो भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रानंद पंत। कौन है, सुमित्रानंद पंत। कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। भारत माता कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत कुछ और कविता का लिखा था, उसको याद रखना। ठीक है ना, जैसे तुमको पूछेगा कि सबसे मेन इसका पूछता है कि ग्राम्या, ये जो लिया गया भारत माता किससे लिया गया, ग्राम्या से लिया गया। ठीक है ना, इसका जो सबसे मेन है चिदम्बरा है। पूछेगा चिदम्बरा का लेखक कवि कौन है, तो चिदम्बरा का है लेखक कौन है, तो इसका है चिदम्बरा का है सुमित्रानंद पंत। कौन है, सुमित्रानंद पंत, याद रखना। और चिदम्बरा के लिए इसको मिला था क्या, तो इसको मिला था सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखना। और एक तुम लोग आगे पढ़ाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, उसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, तो उर्वशी के लिए मिलेगा, याद रखना। तो चिदम्बरा किसका है, सुमित्रानंद पंत को है, इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है ना, और याद रखना कि युगवाणी, ग्रामिया और गुंजन, बीना, ये सब किसका है, और चिदम्बरा, ये सब जो है स्मितानंद पंत का द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो भारत माता गांव में निवास करती है, भारत माता ग्राम वासनी। ठीक है, पंत यानी स्मितानंद पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो बता चुके चिदम्बरा के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है क्या, सदानंद पंत के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर, अरमोला में हुआ था। ठीक है ना, चलो अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत का जो चित्र प्रस्तुत किया गया वो यथातथ यानी जैसा था वैसा ही बता दिया गया है, जब अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग। ठीक है ना, उस समय भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की, तो किया किससे, तो छायायुक्त चंद्रमा से, यानी चंद्रमा पहले जैसे लग रहा है कि चंद्रमा में छाया लग गया है। ठीक है ना, वैसा। अगला है सुनीतानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किससे कहा है, तो भारत माता को कहा कि मिट्टी की प्रतिमा जैसा उदास हो गया। ठीक है ना, अगला भारत माता शीर्षक पंक्ति पंथ किस काव्य से लिया गया, तो बताया था ग्रामिया। ग्रामिया किसके द्वारा लिखा गया, श्वेतानंद पंत के द्वारा ये लिया गया। भारत माता किससे, ग्रामिया से लिया गया। ठीक है ना, श्वेतानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ, बता चुके हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के अरमोला के कसौनी में पंत ने अंतिम काव्य लिखा था। तो पंत ने अंतिम काव्य क्या लिखा था, तो इसका लोकायतन, जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जनतंत्र का जन्म का लेखक का कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। यह इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1908 ईस्वी में। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया घाट में इनका जन्म हुआ था। अब बता चुके हैं, इसको जो है पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए मिला था। उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो इसको मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था। ठीक है ना, अब इसका हम कुछ पुस्तक का नाम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनो, डायरेक्ट परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है ना, पूछेगा बताओ कि रेणुका किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। हुंकार भी इसी का है, रामधारी सिंह दिनकर का। कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर का है। रसीम रथी भी रामधारी सिंह दिनकर का है। परशुराम की प्रतीक्षा
उर्वशी, हारे को हरिनाम, ये सब अर्धनारीश्वर, ये सब किसका है? तो ये सब है संस्कृत के 4 अध्याय से सब किसका है? तो ये सब है रामधारी सिंह दिनकर का, याद रखना, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। दिनकर के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बता चुके हैं, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता, कवि का नाम क्या है? कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मेरा सेकंड हिंदी भी देखेंगे, ठीक है ना। अगला है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो अब सिंपल बात है, जिसमें बताया गया कि जनता के हुंकारों से महलों का नींव उखड़ जाती है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। जनतन का जन्म कविता के कवि कौन है? जैसे कवि है रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी है? तो बताया सिमरिया बेगूसराय का, ठीक है ना। अगला, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगवा उठी, मिट्टी सोने के ताज पानी ठिलाती है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है, ठीक है ना। तो इसका जगह, दिनकर किस काल के कवि थे? तो दिनकर जो था ये उत्तर छायावाद के कवि था। कैसा था? उत्तर छायावाद का। मिट्टी का बुद्ध मूर्त कौन है? तो मिट्टी का बुद्ध मूर्त जनता है। कौन है? जनता है। और याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर से पूछा जाता है कि महलों के हुंकार से बड़े बड़े नींव उखड़ जाते हैं, बोलेगा कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार पूछेगा कि आधुनिक समय का भगवान कौन है? तो बोलेगा किसानों को काम करते हुए, खेत में काम करते हुए किसान, ठीक है ना। आधुनिक समय का भगवान कहाँ मिलता है? तो खेत में काम करते हुए किसान, मजदूर उजदूर, इसी को बोला गया, ठीक है ना। चलो अगला पहुंच जाते हैं, हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो अज्ञेय, याद रखो। पूछेगा पूरा नाम क्या है? तो बोलना सो ही वार्षियान अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वार्षियान अज्ञेय। जो हिरोशिमा में जब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा परमाणु बम पटका गया, तो उसके बाद क्या त्रासदी हुआ, क्या भीषण त्रासदी हुआ, उसके बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। तो उसी बारे में इसमें लिखा गया है। अब देखो इसके बारे में याद रखना, अज्ञेय के बारे में याद रखना। तो क्या कि अज्ञेय का कुछ मतलब कृति के बारे में पूछता है कि इसका क्या क्या और रचना किया गया। तो याद रखना, चार क्वेश्चन आता है, याद रखना क्या पूछेगा, बता पूछेगा भगनु दूत, या चिंता, या तुम लोग को पूछेगा आंगन के पार द्वार, या पूछेगा कितनी नावों में कितनी बार, या पूछेगा सदा नीरा, या तुम लोग को लिखा रहेगा नदी के द्वीप, ठीक है ना। तो ये सभी लिखा गया किसके द्वारा? तो ये सभी लिखा गया है अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। पूछेगा अज्ञेय कैसा कवि है? तो कवि है तो मानव त्रासदी और संस्कृत प्रगतिवाद और प्रयोगवाद है, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, हिरोशिमा किस देश में है? तो बता चुके हैं जापान में है। जापान पर परमाणु बम कौन पटका? अमेरिका पटका। कब पटका? 6 अगस्त 1945 को पटका था हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया गया था, जापान पर गिराया गया था हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वार्षियान अज्ञेय। अज्ञेय ने सूत्रपात किया था किसका? तो प्रयोगवाद का बताया था, प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था, सी नंबर हो जाएगा। अगला है तार सप्तक, बताया थे नहीं, पहले आया था तार सप्तक किसका? तो अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय क्या है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कौन था? तो इसका चित्रण करने वाला हिरोशिमा में बताया गया है। हिरोशिमा में जो परमाणु बम पटका उसी के बारे में। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर क्या निकला था? परमाणु बम निकला था, ठीक है ना। मानव के बनाया हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सौंप गया। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म यह हुआ था कब? इसका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करते थे? हिरोशिमा कविता चित्रण करते हैं आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, यानी आधुनिक सभ्यता किस प्रकार जो है मानव हथियार के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर देता है, मनुष्य को मार देता है, ठीक है ना। अज्ञेय मूल निवासी कहाँ था? तो करतारपुर का था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, खत्म हुआ इसका भी ऑब्जेक्टिव, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर है एक ब्रिज की हत्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ब्रिज की हत्या जिसका कवि है कौन? कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण के कुछ हम रचना का नाम बता देते हैं, याद रखना। चक्रव्यूह पूछेगा तो बोलना कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह पूछे या परिवेश पूछे या हम तुम पूछे या इन दिनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दिनों पूछे, ठीक है ना। तो ये सभी लिखा गया किसके द्वारा? तो ये सभी लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा, याद रखना, ठीक है ना। तो चलो, और ये पर्यावरण के बारे में बताया गया, ठीक है ना। चलो, कुंवर नारायण कवि है, तो कुंवर नारायण कवि कैसा है? तो नगर संवेदना के ना, तो ग्राम संवेदना यानी गाँव के संवेदना का है, पर्यावरण के बारे में बताया गया, ठीक है ना। दूर से ही ललकारता कौन? तो मैं जवाब देता दोस्त। या पंक्ति लिया गया किससे? एक ब्रिज से हत्या से लिया गया, जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया था, एक ब्रिज की हत्या, ठीक है ना। और बुरा ब्रिज को चौकीदार कहा था, ठीक है ना। क्यों कहा था? तो इस बता चुके सबसे सब्जेक्टिव में। एक ब्रिज की हत्या कविता में ब्रिज और कवि के बीच कैसा संबंध था? तो दोस्ती था। कैसा था? मित्रता था, मित्रता। कवि को बूढ़ा चौकीदार ब्रिज हमेशा कहाँ मिलता था? अपने घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर मिलता था, ठीक है। अगला, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता था? कवि मनुष्य को जो है जंगल हो जाने से, यानी जंगली हो जाने से बचाना चाहता है, ठीक है ना। एक ब्रिज की हत्या में कविता में काव्य संग्रह लिया गया, तो लिया गया इन दिनों से। पूछेगा इन दिनों किसने लिखा? तो बोलना है यही कुंवर नारायण। और ये जो लिया गया है ब्रिज की हत्या किससे लिया गया है? तो इन दिनों के एक ठो पंक्ति उठा लिया गया है, एक ठो पन्ना उठा लिया गया है, ठीक है ना। अगला है, एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? शहर को बचाना का चाहता है नादिरों यानी अथी से, गाँव को लुटेलों से। अगला,
कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार ब्रिज को कहा था। किसको कहा था? ब्रिज को। जितना इंपॉर्टेंट था इसमें बता दिए थे। खाकी वर्दी में कौन मिलता है? तो मिलता है बुरा ब्रिज मिलता है, ठीक है ना। तो खाकी वर्दी में कौन मिलता है? बुरा ब्रिज। आगे बढ़ जाते हैं। अगला बहुत है 9 नंबर में, हमारी दुनिया ना हमारी नींद है, ठीक है। तुम लोग को नींद बहुत आता है, तो इसमें नींद के बारे में बताया गया कि नींद आलस का प्रतीक है, मच्छर का मक्खी के जीवन चक्र के बारे में बताएगा। तो हमारी नींद बीरेन डंगमाल, कौन लिखा? हमारी नींद बीरेन डंगमाल, ठीक है ना। बीरेन डंगमाल का कुछ रचना याद रखना, ठीक है ना। इसका सबसे जो मेन रचना हुआ है दुचक्र में सृष्टा, दुचक्र में सृष्टा, दुचक्र में सृष्टा किसका है? तो इसी का है, बीरेन डंगमाल का है, इसी दुनिया में और पहल पुस्तिका। बस चलो अगला, दुश्चक्र में सृष्टा याद रखना। हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया वहीं से जो बताए थे, दुश्चक्र में सृष्टा, यहीं से लिया गया, इसी दुनिया में, और पहल पुस्तिका इसका इसी का है, ठीक है ना। ये भी ठीक है। आगे, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा? तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा होने के बाद कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद आलस का प्रतीक है, ठीक है। तुम लोग का अभी नींद उनको त्यागो, दूधी परीक्षा एग्जाम दे दो। उसके बाद गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण, क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। ब्रेन डगमार को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको भी मिला था। किसके लिए मिला था? तो इसको मिला था दुश्चक्र में सृष्टा के लिए, और ये हमारे नींद इसी से लिया गया, ठीक है ना। अभी तुम लोग को बताए थे कि रामधारी दिनकर को मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए, और इसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हिंदी में कविता अति कहानी में बताए थे कि इसको अमरकांत को और रामविलास शर्मा को और विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मेरी नींद के दौरान क्या कुछ इंच बढ़ गए पेड़? तो क्या होगा? कुछ इंच बढ़ गए पेड़, इंच बोलना है, सेंटीमीटर ना, इंच बढ़ गए पेड़, ठीक है ना। नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गया? तो पेड़ बढ़ गया था। चलो जितना इंपॉर्टेंट था देख लिया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है वो क्या है? वो है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का कवित्री है, याद रखना, एकमात्र कवित्री है, ठीक है। महिला है अनामिका। कौन है? अक्षर ज्ञान का अनामिका। इसमें बच्चा जब अक्षर ज्ञान प्रारंभ करता है तो उसको किस समस्या का सामना करना पड़ता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। इसका कुछ मतलब बता देते हैं इसके बारे में कि इसका याद रखना। इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 को, 17 अगस्त 1961 को हुआ था। अभी भी ये जीवित है, और ये मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इसका कुछ रचना का नाम याद रखो। जैसे इसका रचना का नाम था कहती है औरतें, गलत पट्टे की चिट्ठी, बीजा अक्षर, ठीक है। ये सब किसका रचना है? तो ये सब अस्तित्व का मानचित्र, ये सब रचना है किसका? ये सब है अनामिका का। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान कविता में क्या उतर जाता है? तो बताया गया है इसमें कि उतर जाता है कौन? तो उतर जाता है खो। कौन उतर जाता है? खो उतर जाता है, ठीक है। चौखट में को नहीं अटता है, ठीक है ना। खारिश बचने किसके? तो खाओ से खारिश, खो से खरगोश का, ठीक है। अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका का जन्म हुआ 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फरपुर में। सृष्टि के विकास कथा का प्रथमा अक्षर क्या होता है? तो इसमें होता है विफलता पर झलके आंसू। बेटा को मतलब विफलता पर आंसू आ जाता है, और वो माँ के गोद में किस प्रकार मतलब अंगों को अपना माँ समझता है, उसमें बिंदु का अपने आप को समझता है कि माँ के गोद में हम बैठे हैं, ठीक है ना, विफलता के बाद। तो वही बताया गया। अगला है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा बताए थे, प्रारंभिक शिक्षा में है अबोर बालक के अक्षर पाटी पर क्यों नहीं अटता है? क्या नहीं अटता है? तो को नहीं अटता है, ठीक है। चौखटवा मटमेन करता है, ठीक है ना। अगला है, खालिसा यानी खलासा युद्ध किसकी बेचैनी? तो बताते हैं खोसे खरगोश, खोसे खरगोश हो जाएगा, तो इसका बेटे की, खरगोश की है। बेचैनी किसकी? तो बेटा का, लिखने में बेचैन हो जाएगा, ठीक है ना। तो और किसकी पूछता है? खरगोश का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो देखो, लौट कर आऊँगा फिर, इसका कवि कौन है? जीवनानंद दास। देखो कैसे याद रखना, जीवन मिलेगा तब ना लौट के आएंगे, तो जीवनानंद दास। और याद रखना ये बंगाल का है, ठीक है ना। बंगाल में लौटने के बाद करता है अपना मातृभूमि का प्रेम करते हुए बंगाल में लौटने के बाद करता है अगला जन्म में बात करता है बनने का, कौआ, हंस, सारस, ये सब बनने के बाद करता है, ठीक है। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने के बाद करता है? तो बंगाल में, अपना मातृभूमि बंगाल में, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या अगला है, कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करती है? तो बता चुके हैं कहाँ लौट कर आने की बात करती है, तो बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। गंध जहाँ होगी ही भरी घास किस पंक्ति कवि है? तो ये कवि है जीवनानंद दास का, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर कविता कवि द्वारा भाषांतरित किया गया, नहीं ये तो बांग्ला भाषा में लिखा था, इसको हिंदी भाषा में कौन लिखा है, भाषांतरित किया? तो इसका हो जाएगा प्रयाग शुक्ल। कौन हो जाएगा? प्रयाग शुक्ल, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, जीवनानंद दास के जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रनाथ योगर श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो दिया गया बनरता सेन के द्वारा। अगला, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने लौट करता? अपना मातृभूमि बंगाल, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलो जितना इंपॉर्टेंट है खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो इंपॉर्टेंट है लास्ट कविता है, उसके बाद सेकंड में पहुंच जाएंगे, ठीक है।
मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु का कौन है? तो मेरे बिना तुम प्रभु का है लेनर मारिया लिल्के। कौन है लेनर मारिया लिल्के? इसका भी जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी का ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है ना। तो इसका भी जर्मनी कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है ना। और आगे आगे बढ़ते, अब याद रखना कि इसका जो पिता का नाम था वो था क्या था? इसका पिता का नाम था जोसेफ लिल्के, इसका माता का नाम था सोफिया। कौन था? सोफिया था। और मैक्समुलर के बारे में बताया था, उसका भी जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था, बताए थे ना, उसका भी याद रखना, ठीक है ना। इसमें देखो क्या कहा गया, तो इसमें याद रखना तुम लोग। इसमें कहा कि लेनर मारिया लिल्के किस भाषा कवि थे? तो सिंपल बात है, जर्मनी में जन्म हुआ था, जर्मन भाषा कवि है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण, सिंपल बात है, ये जर्मन भाषा में लिखा था, इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था? धर्मवीर भारती। कौन किया था? धर्मवीर भारती ने किया था। अगला है, किसे खोकर अपना अर्थ खो बैठेगा? तो ईश्वर जो है किसे खोकर अपना अर्थ खो बैठेगा? तो सिंपल बात है, भक्त को खोकर, क्योंकि भक्ति नहीं रहेगा तो पूजा पाठ कौन करेगा? मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? लेखक बोल दिया, कवि बोलना चाहिए, तो लेनर मारिया लिल्के। कौन है? लेनर मारिया लिल्के। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया है? तो बता चुके, धर्मवीर भारती के द्वारा बता चुके। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि से अनुवादित है? तो बता चुके, जर्मन भाषा से अनुवादित है, ठीक है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो सिंपल बात है, जिसका पढ़ना उसी का होगा, लेनर मारिया लिल्के होगा। लेनर मारिया लिल्के द्वारा रचित कविता है, तो लेनर मारिया लिल्के द्वारा रचित कविता जो है वो क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। बस इतना ही याद रखना इसके बारे में, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब लास्ट में पहुंच गए हैं, लास्ट सेकेंड हिंदी में पहुंच गए हैं, ठीक है ना, वर्णिका भाग 2 में। दही वाला मगम्मा, दही वाला मगम्मा बारे में याद रखना कि दही वाला मगम्मा का जो लेखक है वो है श्रीनिवास। कौन है? इसका जो लेखक है वो है श्रीनिवास है। और दही वाला मगम्मा कैसा कहानी है? कन्नड़ कहानी, यानी कर्नाटक की कहानी है, ठीक है। और इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास है। उसमें जो प्रमुख पात्र होता है वो कौन होता है? जो मगम्मा और नजम्मा उसका बहू, एक ठो डगम्पा होता है, जुआरी उआरी, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक है ना। कैसा कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। कौन लिखा है? श्रीनिवास लिखा है, ठीक है। चलो इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपना बहू नजम्मा से विवाद था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी, बता चुके हैं। क्यों रे राक्षसी, यानी ससुया बोल रहा है, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? बहू को बोल रहा है। किसने बोला? मगम्मा ने बोला। किससे बोला? तो अपना बहू को बोला। बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। अगला, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो बता चुके हैं, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास है। सात कोरी होता जो है ये हो जाएगा ढाटे विश्वास का सुजाता हो जाएगा, नगर का ईश्वर पट्टिकर हो जाएगा माँ का, ठीक है। सब बताएंगे आगे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी, नाम है दही वाली मगम्मा, ठीक है। अगला है, लगम्पा था। लगम्पा गांव के लंपट एवं जुआरी था। कौन था? तो लगम्पा जो है गांव का लंपट एवं जुआरी था। तो बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है, दही वाला मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो बता चुके, कन्नड़ भाषा है, कर्नाटक की कहानी है, कन्नड़ भाषा है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है, अब घर में, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग गई। यह पंक्ति किस कहानी से? सिंपल बात है, दही वाला मगम्मा से लिया गया। सास बहू की लड़ाई दिखाया गया है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा था। कौन था? नजम्मा था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? यानी कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था, इसका हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कौन अनुवादित किया था? तो इसको थी बी आर नारायण ने दही वाला मगम्मा को हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। अगला जितना इंपॉर्टेंट था इसमें देख लिए हैं, आगे बढ़ जाते हैं दूसरा में। अगला है यहाँ पर, ढहते विश्वास। कौन है? और सॉरी, अरे क्या हो रहा है, ढह गया क्या? हाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ है ढहते विश्वास। तो देखो ढहते विश्वास पूछेगा तो क्या बोलना है? ढहते विश्वास पूछेगा। ढहते विश्वास का कैसा कहानी? तो उड़िया यानी उड़ीसा की कहानी है। इसका लेखक कौन है? सात कोरी होता। कौन है? सात कोरी होता। ढह जाएगा 7 बार, तो सात कोरी होता। इसमें लक्ष्मी जो है प्रमुख पात्र होती है। लक्ष्मी का जो है मतलब साहस और उसका दृढ़ संकल्प और इच्छा को दिखाया गया, उसका मातृत्व गुण को भी दिखाया गया। इस कहानी के माध्यम से चित्रण किया गया कि लक्ष्मी जो था एक साहसी एवं दृढ़ संकल्प महिला थी, ठीक है। एवं उसमें मातृत्व का गुण कूट कूट कर भरी हुई थी, सब दिखाया गया, ठीक है। तो सात कोरी होता के कथाकार कौन है? तो बता चुके हैं, इसका सात कोरी होता जो है ढहते विश्वास के कथाकार है। तो इसका जगह ढहते विश्वास जो उड़िया कहानी है। कौन कहानी? उड़िया कहानी। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है, जिसका पति कलकत्ता में काम करती है और ये भी अपना घर चलाने के लिए छोटा छोटा काम करता है घर में ही, ठीक है ना। दूसरे की ओर मजदूर करके बर्तन वर्तन मांज के। बाढ़ की समस्या कहाँ था? तो बाढ़ की समस्या ढाटे विश्वास में दिखाया गया, जो उड़ीसा की समस्या था, ठीक है। अगला, विपत्ति अकेले नो आकर संगी साथियों के साथ आते। तुम लोग देखना, जब विपत्ति आएगा ना तुम लोग घर में, देखा है कि बहुत सारा मतलब के साथ बहुत सारा घटना घटेगा, तो वही बोल रहा है विपत्ति अकेले नो आकर संगी साथियों के साथ आती है। या पंक्ति किस पाठ से की गई है? तो ये लिया गया है ढहते विश्वास से, ठीक है। ढहते विश्वास की भाषा में अनुवादित है, तो बता चुके हैं ये उड़िया भाषा में अनुवादित है, यानी उड़िया कहानी है।
लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत था। क्या था? अच्युत था। ठीक है, तो इसका अच्युत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? उड़ीसा में इसको हिंदी में कौन अनुवाद किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन क्या? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो उड़ीसा को दिखाया गया। ठीक है ना, उड़ीसा को दिखाया गया क्योंकि ये उड़िया कहानी है। जितना इंपॉर्टेंट है इसमें देख लिए, थोड़ा और देख लेते हैं। दहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई? तो कौन नदी चर्चा की गई है? तो किया गया है महानंदा को। ठीक है, महानंदा की चर्चा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब देख लेते हैं माँ। क्या देखते हैं? माँ। तो माँ का कैसा कहानी? तो गुजराती कहानी है। इसका लेखक कौन है? ईश्वर। कैसे याद रखना? माँ ईश्वर का समान होती है, तो माँ का लेखक है ईश्वर पेटलीकर, यानी माँ को ईश्वर का पैर लग पेटलीकर। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो सिंपल बात है, गुजराती था। गुजराती कहानी है। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? तो मंगू के बड़ी बहन का जो नाम था वो था कुम्मू। कम्मू क्या था? कम्मू था, याद रखना। और लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो ये धाते विश्वास ला पूछ दिया है पगलवा। धाते विश्वास में लक्ष्मी के बारे में पूछना चाहिए। दाते विश्वास से पूछ दिया है। दाते लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? चल क्यों नहीं रहा है रे? ये क्या चल रहा है? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में काम करता था। कहाँ करता था? कलकत्ता में। फिर नहीं चल रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया रे? चलो चलने लगा है। तो हो जाएगा लक्ष्मण। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो बता चुके हैं कौन नदी था। तो उसका था देवी नदी। ठीक है ना, जिसको महानंदा भी बोलते थे। ठीक है, ये वही ला दे दिया है। घाटे विश्वास मंगू मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देती थी? तो अस्पताल में। कहाँ? लेकिन माँ अस्पताल में भर्ती नहीं करता था, क्योंकि वो बोलता था कि गौशाला के भांति फेंक देगा, यानी गौशाला का संज्ञा देता था माँ। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है? जन्म से पागल कौन था? जन्म से पागल था मंगू। कौन था? जन्म से पागल मंगू था। मंगू को की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो उपमा देती थी गौशाला की। ठीक है ना। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी ये बता चुके हैं, गुजराती है। मंगू की माँ के कितने संतान थे? तो मंगू के माँ के संतान था कितना था? तो इसका था 4 संतान था। ठीक है ना, 2 गो बेटवा था और एगो मंगू था, एगो बेटिया था। मंगू के अलावा किसकी उसकी माँ का? मंगू के अलावा 3 हो जाएगा, मंगू को छोड़ के। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो बता चुके हैं, ईश्वर पट्टेकर के द्वारा है। ठीक है, मंगू किस कहानी के पात्र है? तो मंगू जो है ये बता चुके हैं कि ये माँ का है। ठीक है ना, चलो जितना इंपॉर्टेंट था देख लिए। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी माँ ये प्रमुख है, तो इसमें मंगू और माँ हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। जो था एक गूंगी लड़की थी और थोड़ा पागल जैसी थी। ठीक है ना, चलो पहुंच जाओ यहाँ पर। नगर। नगर का लेखक कौन है? तो सुजाता है। ठीक है, नगर का लेखक सुजाता है। और नगर एक तमिल कहानी है, तमिलनाडु की कहानी है। इसी में पपाती रहेगा, बल्ली अमार की पुत्री, जिसको दिमागी बुखार हो जाएगा, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, जिसका इलाज के लिए मदुरै शहर लाएगा। ठीक है ना, तो उसके बारे में बताया गया। पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र कितना थी? तो 12 वर्ष। कितना थी? 12 वर्ष थी। ठीक है, अगला है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पपाती बेहोश पड़ गई थी तेज बुखार के कारण। दिमाग में चक्कर आया था, तो तेज बुखार के कारण उसको बेहोश हो गई थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो बता चुके, ऐसा सुजाता है। कौन है? सुजाता है। और सुजाते के नामा है एस फॉर एस रंगराजन। ठीक है ना, तो लिख देगा तो एस रंगराजन बोला। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या होता है? एस सुजाता और रंगराजन, तो जगह सुजाता। क्या जाएगा? सुजाता। अगला है, आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड नाउ, यानी कौन थी? आई वांट डेट गर्ल एडमिटेड, मैं चाहता हूँ गर्ल गर्ल को अभी एडमिट करने। किसने कहा है? तो ये कहा था कौन? सिंपल बात है, बड़ा डॉक्टर कहा था, क्योंकि वो जान गया था इसको बहुत बड़ा बुखार है, मेनिंजाइटिस, जो दिमागी बुखार है वही है। ठीक है, तो उसको बोला था एडमिट करने। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? मधुरै बता चुके हैं। किसके कहने पर? तो गाँव के डॉक्टर ही को कहने पर। ठीक है ना, पपाती कहानी के पात्र कौन है? तो इसका प्रभाती जो है ये नगर कहानी के पात्र है। ठीक है, बल्ली अमाल किस गाँव के रहने वाले थे? सबसे पगलवा कौन है? मार दो, तो ये बोला मुन्ना मुनान डिप पपट्टी। ठीक है, अगला है एस रंगराजन, यानी सुजाता रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का है। पपाती का कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस था। ठीक है, अगला है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो नगर कहानी बता चुके हैं तमिल भाषा का है। कैसा है? तमिल भाषा का। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो बता चुके हैं, इसका लेखक है कौन? तो इसका लेखक है सुजाता। अगला है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? तो सुजाता का जन्म बोल रहा है कहाँ हुआ था? सिंपल बात है, तमिलनाडु के तमिल में हो जाएगा। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया, आगे बढ़ जाते हैं। अब लास्ट आ गए, लास्ट एकदम लास्ट है। ठीक है, अब तुम लोग को साथ ही जो व्याकरण वाला वीडियो डालेंगे वो भी जरूर देख लेना। ठीक है ना, पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी? राजस्थानी कहानी। कहानी कौन है? तो राजस्थानी कहानी है ये। और इसका लेखक कौन है? सावरदैया है। ठीक है, सीता उर्वासी क्यों हो गई थी? सीता उर्वासी हो गई थी बेटे के दुष्काल के कारण, सीता उर्वासी हो गई थी। ठीक है ना, तो यह नंबर हो जाएगा। 3 बेटे, सीता कितना बेटा था? 3 बेटा था। ठीक है ना, और 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी का है? तो यही लिया गया। किससे लिया गया? तो लिया गया है धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक कौन है? तो जिसका
जिसका लेखक बता चुके हैं कौन है, तो सावरदैया है, राजस्थानी कहानी है। सीता के कितने पुत्र थे, तो बता चुके हैं सीता के कितना पुत्र था, 3 पुत्र था, ठीक है ना। और तीनों इसके जो है माँ को अपना मतलब अथी पर खाने देता था, बंटवारा कर दिया था। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी अनुवाद किसने किया है, तो लिखा किसने, तो सावरदैया, ठीक है, सावरदैया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हो जाएगा, 3 बेटे के माँ है, तो 3 बेटे के माँ कौन है, सीता। सीता तुम लोग रामायण में समझ जाना, सीता उसका तो लव कुश था, तो वो सीता ना है, ठीक है ना, राजस्थानी है। सावरदैया भाषा का सफल कहानीकार है। किसका कहा, ये राजस्थानी कहानी था। सावरदैया कहाँ था, राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी सफल कहानीकार कौन है, तो बता रहे हैं सावरदैया। कहाँ पर है, यहाँ पर सी नंबर, ठीक है ना। अगला, सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो सीता के जो बड़ा पुत्र का नाम था वो था कैलाश, क्या था, कैलाश था, ठीक है। बेजू भी उसी का पुत्र का नाम था, नारायण भी उसी का था, ठीक है, विकास नहीं था। अगला, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है, तो राजस्थानी भाषा में। सीता के बेटों ने सीता को अपने रुपये महावारी तो 50 रुपये की बात किया था, सीता को तो बहुत धक्का लगा था, वो घर छोड़ कर निकल गया, बोला था हमको मजदूरी ही करना है तो कहीं भी करके खा खा मार लेंगे। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता, घुटन कैसा महसूस होता था, घुटन महसूस होता था, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था पूरा बुक खत्म कर दिए हैं तुम लोग को। इससे अगर ये पूरा देख लिया है तो तुम लोग के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किताब से, ठीक है, पूरा बन जाएगा। और व्याकरण वाला भी जो अपलोड करेंगे वो वाला भी तुम लोग देख लेना, फिर तुम लोग को 50 क्या तुम लोग 80 क्वेश्चन ठोक के आएगा परीक्षा में, ठीक है ना। लेकिन बनाना है 50 वैसा क्वेश्चन चुनना है जो तुम 100% जानते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।